It is the study of development of embryo from zygote to a mature embryo or seed. फाइन, इसको एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे, ब्रांच है बायोलॉजी का, ये भी बोल सकते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। तो एम्ब्रियो के अंदर होता क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट्स बनते हैं। फाइन, एसेंशियल कंपोनेंट्स, इफ विल टॉक अबाउट द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन प्लांट्स, तो एसेंशियल कंपोनेंट्स हो जाएंगे रेडिकल, प्रिम्यूल, फाइन, कॉटलिडेंस हो जाएंगे। यदि हम एनिमल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी इन केस ऑफ एनिमल्स और विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग, तो हमारे केस में एम्ब्रियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हेड, द ब्रेन, द नर्वस सिस्टम, द ब्लड, बोन्स, है ना, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, किस तरीके से बन रहा है, फाइन, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। सो लेट मी स्टार्ट, किस तरीके से होता है ये। सो आई विल स्टार्ट विथ जाइगोट, है ना। जाइगोट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से कॉटलिडन बनता है, रेडिकल और प्लूम्यूल तैयार होता है। द इंटायर प्रोसेस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन एक बार जरूर देख लेंगे, स्टेप्स देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइन, एम्ब्रियोजेनेसिस, अच्छा, इट इज द स्टडी, हाँ, लॉजी जहां पे भी शब्द आएगा समझ लेंगे वो स्टडी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फाइन, GENESIS, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये कोई स्टडी शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो मोस्ट कॉमन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ डाइकोट, तो हम यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ डाइकोट देखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ डाइकोट। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंगल सेल। क्या होगा नाम इसका सिंगल सेल का, हिनाक्षा? Zygote. It is considered as the vital link between the previous generation and the coming generation. Zygote के बारे में मैंने कहीं पे लिखवाया कि नहीं? It is a vital link between two generation. लिखवाया कि नहीं? That is important. That is important. That's why I'm asking. Did I mention somewhere? I guess. Yes, sir. Okay, fine, fine, fine. So zygote. Okay, zygote ये न्यूट्रिएंट को एक चीज और बताएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज जाइगोट, और ये जाइगोट पड़ा हुआ है कौन से एंड पे? कैन एनीबॉडी से ये जाइगोट का पोजीशन कहाँ पर होगा? माइक्रोपाइलर पे होगा या फिर चलाजल पर होगा? Micropyle. वेरी गुड, माइक्रोपाइल पे होगा। यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन, अच्छा एक चीज और बताइए, ये जाइगोट तो हो गया, फाइन, और जाइगोट के आसपास कौन सा टिश्यूज, कौन सा सेल्स होगा? कौन सा सेल्स होना है? ये वाले सेल्स कौन से होंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हु कैन से? जाइगोट के, Endosperm. वेरी गुड, वेरी गुड, दीज आर व्हाट? एंडोस्पर्म्स, दीज आर एंडोस्पर्म्स। फाइन, अच्छा ये कौन सा हो जाएगा जी? ये लेयर के बारे में यदि मैं पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, क्या जवाब दोगे इस लेयर के बारे में? Integuments. वेरी गुड, इसको हम लोग इंटेगुमेंट्स प्रोनाउंस कर सकते हैं। फाइन, ओके, चलिए, मैं बार बार एंडोस्पर्म और इंटेगुमेंट्स नहीं बताऊंगा, मैं बनाऊंगा, सिर्फ मैं जाइगोट को ही हाईलाइट करता रहूंगा यहाँ पे बार बार, है ना। सो व्हाट हैपेंस हियर इन द जाइगोट, यहाँ पे डिवीजन होना है, ओके, माइटोटिक डिवीजन होगा। जितना भी यहाँ पे डिविजन्स मैं करूंगा सब माइटोटिक डिवीजन ही करूंगा, कोई मियोसिस नहीं होना है यहाँ पे। फाइन, सो
सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ जाइगोट इंक्रीजेस, है ना, बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहां से, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहां से, Endosperm. वेरी गुड, ABSORBING, absorbing nutrients from एंडोस्पर्म। ध्यान देंगे, एंडोस्पर्म का बस यही काम है कि खुद को न्यूछावर कर दे एम्ब्रियो के लिए, है ना, खुद को सेक्रीफाइस कर दे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद जाइगोट का साइज बढ़ जाता है और बाहर का लेयर थोड़ा मोटा हो जाता है ना, साइज मैं लिखा हूँ क्या, साइज ऑफ द जाइगोट इंक्रीजेस, हाँ, और इसको एक स्पेशल टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ूस्पोर, है ना, साइज बढ़ गया इसका। USPORE, ऊस्पोर। फाइन, चलिए अब क्या होगा इसमें, ट्रांसवर्स डिवीजन होने, ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होगा जी, ट्रांसवर्स डिवीजन, है ना, ट्रांसवर्स डिवीजन के चलते ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा दो सेल में, M फॉर माइक्रोफाइल, C फॉर चलाजल। फाइन, सो ट्रांसफर डिवीजन हुआ, माइटोटिक होगा। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे बेसल सेल। फाइन, इसको बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल कहेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है, सस्पेंसर सेल। और जो नीचे वाला सेल है विच इज टुवर्ड्स द चलाजा, इट इज प्रोनाउंस्ड एज एम्ब्रियोनिक सेल, या फिर इसको एपिकल सेल भी कहेंगे। फाइन, चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। फिर से डिवीजन होगा, है ना, माइटोटिक डिवीजन होगा, डिविजन्स, है ना, जिसके चलते फाइन एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा, और डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना है। फाइन, इस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे 8 से 10 सेल्स रहेंगे, 8 to 10 सेल्स रहेंगे यहाँ पे। फाइन, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज प्रोनाउंस्ड एज सस्पेंसर, सस्पेंसर। फाइन, और यहाँ पे ये जो बड़ा सा सेल दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टेरिया, हॉस्टेरिया। हॉस्टेरिया शब्द पहले सुने हैं आप लोग, डिड यू एवर हर्ड द टर्म हॉस्टेरिया, हॉस्टेरिया No, शब्द। ओके, sir. चलिए चलिए, यू नो द प्लांट कास्कटा, कास्कटा प्लांट, यू नो Yes, कास्कटा प्लांट, sir. अमरबेल कहते हैं। Plant फाइन, parasite. yes, that is plant parasite, है ना, see how it reside over another plant, for example this is host plant, है ना, ये होस्ट प्लांट का एक सेल बनाया मैंने, और ये भाई साहब है कसकटा, अमरबेल जिसको कहते हैं, है ना, ये क्या करा है, ये अपना सेल मास को पेनिट्रेट करवा दिया है होस्ट सेल के अंदर, है ना, और ये जो मास बन रहा है ना यहाँ पे, ये जो मास देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर मास को ही कहते हैं हम लोग HAUSTORIA, हॉस्टेरिया, इसी को कहते हैं। और हॉस्टेरिया का काम होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। फाइन, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। तो कैन यू टेल मी द हॉस्टेरिया व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर, व्हाट वुड बी इट्स फंक्शन,
What functions it can do? Can anybody say? absorb nutrition. हाँ, to withdraw the nutrition from the endosperm. Very good. है ना? तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ होस्ट एरिया के बारे में। और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है, दिस पर्टिकुलर होस्ट एरिया इज प्रेजेंट कहाँ पर, कौन से रीजन में? माइक्रोपाइलर पे। ये भी क्वेश्चन आता है। फाइन, ये भी क्वेश्चन। होस्ट एरिया absorbs nutrients from the endosperm. फाइन, चलिए यहाँ पे आप 4 सेल देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग टेट्राइड कहेंगे, टेट्राइड स्टेज कह सकते हैं। 4 सेल देख पा रहे हो आप लोग नीचे की तरफ, है ना? दिस इज कॉल्ड TETRAD, टेट्राइड स्टेज। फाइन, आगे देखते हैं हम लोग। फर्दर डेवलपमेंट होना है। फर्दर डेवलपमेंट कहने का मतलब फर्दर डिवीजन होने हैं, है ना? माइटोटिक डिवीजन ही होना है। फाइन, माइटोटिक डिवीजन होना है। इट गिव राइज टू हाइपोफाइसिस। फाइन, ये हो जाएगा आपका रूट केप, सॉरी ऊपर वाला स्ट्रक्चर। देन एक डीप स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। देन सेल का पेरिक्लाइनल ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगे, जिसके चलते यहाँ पे 4 सेल्स दिखेंगे। 1 2 8 सेल्स। कितने सेल्स दिख रहे हैं? 8 सेल्स दिख रहे हैं, जिसको हम लोग ग्लोबुलर या फिर ऑक्टेन स्टेज भी कहते हैं। ग्लोबुलर या फिर ऑक्टेन स्टेज। फाइन, 8 सेल्स बने इसलिए। और ऊपर की ओर जो स्पेशल सेल्स बना हुआ है, इस पार्टिकुलर सेल को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे हाइपोफाइसिस। Hypophysis, and ultimately this hypophysis gave rise to root cap, है ना? रूट कैप को जन्म देना है। फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे फाइन, होता क्या है, ऊपर वाला सेल कुछ अलग स्ट्रक्चर को जन्म देगा और नीचे वाला सेल मास कुछ अलग चीज को जन्म देना है। लेट्स सी ये दोनों क्या क्या चीज को जन्म देने वाले हैं। सो ये तो हो गया रूट कैप बनाने वाला सेल। और बाकी देख लेते हैं यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है। 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पे भी इस तरीके से 4 सेल्स है। फाइन, सो हम इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं ऊपर और नीचे के चेंबर में। ऊपर वाले चेंबर को हम लोग कहेंगे हाइपोबेसल, और नीचे वाले को कहेंगे इपीबेसल। फाइन, इसका ओरिएंटेशन अप एंड डाउन हो सकता है, डज नॉट मैटर। व्हाट यू नीड टू नो इज कि चलाजल एंड कौन सा है, और फाइन, चलाजल एंड कौन सा है और माइक्रोपाइलर कौन सा है। माइक्रोपाइल, चलाजल एंड। सो चलाजल एंड को हम लोग एपीबेसल रीजन कहेंगे और हाइपोबेसल रीजन कहेंगे जो माइक्रोपाइलर पे है। फाइन, फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं इस है ना? सो ध्यान देंगे, दिस हाइपोबेसल will ultimately give rise to the hypocotyle and radical. Hypo, COTYL, hypocotyle and radical. While this epibasal give rise to epicotyle, plumule. फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, फर्दर डिविजन्स होने हैं यहाँ पे, डिविजन्स एंड डिफरेंशिएशंस, है ना? जिसके चलते 3 लेयर्स का डेवलपमेंट होना है यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ दोस 3 लेयर्स। फाइन, अंदर की तरफ एक लेयर आया, followed by another layer,
and followed by the outermost region. Fine, like that. So let me label it one by one. ये एक रीजन तो हम बनाना भूल ही गए थे, और इसके ऊपर क्या है, एवरीबडी नोस, इसके ऊपर इस तरीके से, है ना। चलिए, ऊपर वाला हो जाएगा माइक्रोपाइलर, नीचे हो जाएगा चलाजर। सो ध्यान देंगे ये टिश्यू और ये टिश्यू के बारे में। फाइन, जो अंदर की ओर होगा वो बनाना है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, दिस रीजन कैन बी कॉल्ड एज प्रोकैम्बियम, इसको हम लोग स्टेल भी कह सकते हैं। उसके ऊपर वाला जो लेयर होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के अंदर आएगा आपका, रिकॉल करेंगे, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, याद आ रहा है, Yes, sir. कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। फाइन, प्रोकैम्बियम के अंदर आना है प्रोकैम्बियम, कैम्बियम रीजन आ रहा है जो राइज करेगा जाइलम और फ्लोएम को। फाइन, ग्राउंड टिश्यू विल गिव राइज टू द पीथ आल्सो, सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट रहना है। और जो भाई साहब बाहर की ओर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या पुकार सकते हैं, क्या पुकार सकते हैं, कोई आइडिया दे सकता है? कम ऑन, जो सबसे बाहर Epidermis. रहता है उसको। हाँ हाँ, एपिडर्मिस, वेरी गुड, एपिडर्मिस। डर्मेटोजेन कह सकते हैं इसको, डर्मेटोजेन विल गिव राइज टू द एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम विल गिव राइज टू द कैम्बियम, और कैम्बियम विल गिव राइज टू द जाइलम एंड फ्लोएम। फाइन, चलिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। दिस इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो स्टेज। फाइन, प्रो एम्ब्रियो स्टेज प्रोनाउंस करेंगे। सर ये फर्दर डेवलप, जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच का स्टेज है। क्या बोल रहे हो, एम्ब्रियो और ये जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच का स्टेज है। बीच का सेल नहीं, बीच का डेवलपमेंटल स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है। जाइगोट इज सिंगल सेल बट एम्ब्रियो इज मल्टी सेलुलर, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सेल से कितने सारे सेल्स बन रहे हैं और वो सारे सेल्स क्या क्या चीजें बना रहे हैं, है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस तो यही है, अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखते हैं, फर्दर डिविजन्स होने हैं, है ना। फर्दर डिविजन्स के चलते कुछ इस तरीके का सेल बनेगा एक, है ना। दिस स्टेज इज कॉल्ड हार्ट शेप, हार्ट शेप कहेंगे। फर्दर डेवलप होगा। फाइन, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे अब यहाँ पे, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड टॉर्पिडो स्टेज, टॉर्पिडो स्टेज। एंड फाइनली टॉर्पिडो स्टेज के बाद एम्ब्रियो बन जाना है यहाँ पे। पोस्टीरिया था ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं। आगे चल के हो सकता है ये सब डिजेनरेट हो जाए, और देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ तैयार होना है यहाँ पे। इस तरीके का स्ट्रक्चर। फाइन, ओके। सो इसी को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो। दिस फिग इज फॉर व्हाट, मैच्योर embryo. Fine, so let's see what are its components. इस particular region को हम लोग क्या कह सकते हैं, मिली, can you tell me?
प्लीम्यूल, इस पार्टिकुलर स्टेज को, इस पार्टिकुलर रीजन को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रूट कैप, radical, रूट कैप. Fine, then this is radical. Radical, fine. These two structures can be called as what? cotyledons, Cotyledons, fine. Okay, इस particular region को हम लोग कह सकते हैं hypo. Fine, this is micropyle, this is chalazal. Hypo, CO, hypocotyle कहेंगे, और ये वाले region को हम लोग कहेंगे EP. Hypocotyle का opposite epicotyle ही होना है. Fine. So this is the diagram for a mature embryo. Fine. कुछ डाउट इसमें? कोई कुछ पूछना चाहेगा यहाँ से? ठीक है, ओके. पानी, प्यास लगा हुआ है, हम पानी मांगते हैं किसी से. आकृति, आकृति, पानी मांग. आप लोग देखिए डायग्राम को. हाँ जी. Do you want me to wait for some time or shall I move? मूव करे, है ना. चलिए. यहाँ पे एक एक्सिस एग्जिस्ट करता है. एक्सिस कहने का मतलब जहां से एक लाइन ड्रॉ करता है जो इसको डिवाइड करेगा दो इक्वल हाफ में. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉटलीडन. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉटलीडन. तो यहाँ पे एक एक्सिस है जिसके चलते ये एम्ब्रियो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होएगा, है ना. इसको हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कहते हैं या फिर टाइजेलम भी कहेंगे. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम, है ना. एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम प्रोनाउंस करेंगे इसको. हो गया. ठीक है, आप बता सकते हैं कि इस एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है? कैन यू से? देख के क्या क्या बता सकते हो आप लोग? root The system should embryonal axis consists of epicotyle and hypocotyle. Epicotyle and hypocotyle. Can you tell me epicotyle के अंदर क्या आएगा और hypocotyle के अंदर क्या आएगा? Epicotyle consists of plumule and radical, हाँ, plumule आएगा और cotyledon आना है. फाइन. और hypocotyle के अंदर आ जाएगा radical and root cap. फाइन. ये shall I move now? मोनोकोट्स के केस में देख लेते हैं. सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा और कुछ ज्यादा खास नहीं है उसके केस में. ओके. दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग. हेलो, ये क्या ऑन हो गया? शेयर ऑडियो. हेलो, एम आई ऑडिबल? yes sir,
ओके, देखते हैं नेक्स्ट केस मोनोकॉट्स के केस में। है ना, तो पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ना, ऑक्टेन स्टेज तक सेम रहता है, याद रखेंगे। ना ऑक्टेन स्टेज के बाद डिफरेंस होते हैं, पूछता नहीं है कभी भी डिफरेंस, हटाइए। नाउ हियर आई एम मेकिंग द डायग्राम फॉर दैट, डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं एम्ब्रियो का। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, आप लोग मार्क करेंगे। फाइन, सो दिस इज द कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट्स, एंड मोनोकोट्स के कॉटलिडन को हम लोग कहते हैं स्कोटिलम। ध्यान देंगे, स्कोटिलम से क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज स्कोटिलम और व्हाट इज द कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट टर्म्ड एज। फाइन, इन दिस मैनर द क्वेश्चन इज आस्क्ड। और हम लोग जानते हैं मोनोकोट्स के केस में एक ही कॉटलिडन होता है, दूसरा कॉटलिडन रिड्यूस्ड हो रखा है जिसको हम लोग ईपी ब्लास्ट भी कहते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ईपी ब्लास्ट क्या है ना, तो ईपी ब्लास्ट दिस इज द रिमेंड या रिड्यूस्ड अनदर कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट्स, है ना, अनदर कॉटलिडन ऑफ मोनोकोट या फिर अनदर कॉटलिडन, यही देखने ध्यान देंगे, ठीक है। और ध्यान देंगे मोनोकोट्स के केस में सिर्फ एक ही कॉटलिडन है, दूसरा हाईली रिड्यूस्ड है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं। फाइन, द ऊपर वाला रीजन है इसको हम लोग कहेंगे obviously plumule, but here the plumule is protected by coleoptile, है ना, कोलियोप्टाइल से प्रोटेक्टेड रहता है और कोलियोप्टाइल के नीचे प्रेजेंट रहता है प्लूम्यूल। फाइन, नीचे देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। नीचे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कोलियोराइजा, COLEO स्पेलिंग वेरी करता है, COLEORHHIZ कहीं पे लिखा हुआ है। फाइन, अनदर लेयर कोलियोराइजा के जस्ट ऊपर, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रूट कैप, है ना, और रूट कैप के ऊपर सिचुएटेड रहना है रेडिकल। फाइन, दिस इज रेडिकल। तो ये लेयर्स है सेल्स के, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है और इसका जो एक्सिस होना है वो कुछ इस तरीके से रहेगा एक्सिस। दिस इज टाइजेलम रीजन, स्ट्रेट रहता है, मैं स्ट्रेट नहीं बनाया हूं यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ एम्ब्रियो, फेट ऑफ एम्ब्रियो क्या होगा, फेट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को अल्टीमेटली करना क्या है, फेट ऑफ एम्ब्रियो क्या है। तो इसका फेट यही होता है, इसका एम यही होता है कि ये बीज में कन्वर्ट हो जाए, टू गेट कन्वर्ट इनटू सीड, to get convert into seed, सॉरी। फाइन, चलिए अब आते हैं हम लोग बीज पे, सीड पे आते हैं। सीड का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इट इज द स्ट्रक्चर holding the baby plant, that is mature embryo। ये डेफिनेशन हो सकता है। इट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ what
Product of, fertilizer. very good, ultimate product of sexual reproduction. है ना, प्लांट्स के केस में। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीड के पोर्शंस देखते हैं। सीड हैज टू मेन रीजन, एक तो हो जाएगा एम्ब्रियो जो अभी मैंने डिस्कस करा है। फाइन, दूसरा हो जाएगा इसका सीड कोट। सीड कोट दूसरा कंपोनेंट है ना। एम्ब्रियो के बारे में डिटेल हमने हमने कर लिया है। लेट्स सी व्हाट इज सीड कोट। फाइन, सीड कोट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट ओवर द एम्ब्रियो। फाइन, लेकिन इसके दो लेयर हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा, इट इज द आउटर मोस्ट, है ना। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है आउटर मोस्ट लेयर, कौन सा आउटर मोस्ट लेयर है और कौन सा इनर मोस्ट लेयर है, पूछता है। सो टेस्टा इज द आउटर मोस्ट लेयर while tegmen is the innermost layer। innermost layer क्वेश्चन आता है यहाँ से। फाइन, हाँ, ध्यान देंगे, ये जो टेस्टा बना हुआ है ना, ये बना हुआ रहता है आउटर इंटेगमेंट से। टेस्टा इज द आउटर इंटेगमेंट and tegment is the inner integument। है ना, ये इनर इंटेगुमेंट है। फाइन, समझ में आया, समझ में आया। क्वेश्चन आता है आउटर और इनर से। फाइन, एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग पोमग्रेनेट को एसेक्सुअली क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। या फिर ये क्वेश्चन था कि हम लोग पोमग्रेनेट को ओके 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 पार्थिनो कार्पिकली क्यों नहीं बना सकते। Why pomegranate can't It be will raised lost its value. carpically? Obviously, it will lost its value. But how? साइंस स्टूडेंट है ना भैया। तो इसके टेस्टा में ही इसका जूस होता है। उससे क्या होगा? How it is related with parthenocarpinate? टेस्टा सीड में होता है, सीड ही नहीं बनेगा तो फिर जूस कैसे बनेगा। Very good, है ना। The edible part of the pomegranate is the testa region, and testa is actually the seed, and seed is the outcome of sexual reproduction, है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। लेकिन पार्थिनोकार्पिकली जो बनते हैं फल या एनिमल, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके चलते सीड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वैल्यूलेस है। फाइन, वेरी गुड। सॉरी, पोमग्रेनेट स्पेलिंग सही है जी पोमग्रेनेट का। ओके, pomegranate can't be raised. Okay, pomegranate are not raised parthenocarpically। CARPI पार्थिनो CARPICALLY, एल सिंगल एल होगा, कर लेंगे आप लोग, है ना। पार्थिनोकार्पिकली बिकॉज, हाँ, है ना, कैन बी राइज पार्थिनो बिकॉज जस्टिफाई करना पड़ेगा इसको, सिंस
in parthenocarpy, no seed are produced, and in pomegranate the edible part is outer testa of the seed, है ना। चलो हटाइए, ये एप्लीकेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें। सीड के केस में माइक्रोपाइल पे पोर रहता है, होल रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट होल प्रेजेंट इन सीड? तो वहीं से रेडिकल बाहर निकलता है। ना, होल इन द सीड एट माइक्रोपाइल, से वहां से रिस्पिरेशन होता है। वेरी गुड, हेल्प्स इन द exchange of gases, है ना। ओके, सो जो सीड है वो अपने जीवन जो बिता रहा है वो प्लांट का तरह बिताता है या एनिमल की तरह बिताता है? एनिमल की तरह। वेरी गुड, एनिमल की तरह बिताएगा, पहले से बना हुआ फूड का इस्तेमाल करेगा, है ना। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है उसमें अभी। फाइन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चने का बीज देखोगे आप, थोड़ा सा उसका नाक टेढ़ा रहता है ना, वो वाला रीजन पे देखेंगे एक होल रहता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड होल या माइक्रोपाइलर पोर कह सकते हैं। फाइन, और उसके नीचे एक छोटा सा स्कार होगा, उसको हम लोग हाइलम कह सकते हैं, उसी से फ्यूनिकल अटैच रहते हैं। फाइन, चलिए उतना खास नहीं है। ओके, नाउ आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर मेज सीड, है ना, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हम मेज सीड का डायग्राम बना रहा हूँ। मेज सीड, है ना, ग्राम सीड का ही बनाना था, मैं स्किप कर रहा हूँ, ग्राम सीड का बना लेंगे एनसीईआरटी से देख के। मेज सीड का इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे लेबलिंग के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में लेबलिंग के लिए आता है मेज सीड का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम पैरेलली विथ मी यू कैन। सो दिस इज द आउटर सीड कोट, सीड कोट कहेंगे। सीड कोट के नीचे एक प्रोटेक्टिव लेयर रहना है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर पार्ट होता है, फाइन, ये प्रोटेक्टिव लेयर पार्ट होना है एंडोस्पर्म के। फाइन, सो कैन यू टेल मी, ये जो मैंने पिंक कलर का एक लेयर बनाया है इसका प्लोइडी क्या होगा? कैन एनीबॉडी से? इसका प्लोइडी क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअली पार्ट है एंडोस्पर्म का। फाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। 3n। कैन, वेरी गुड, है ना, क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्लोइडी ऑफ दिस एलेरोन लेयर? ओह माय गॉड। और ध्यान देंगे ये एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को एक चीज ठीक लगा कि मैं डायग्राम बहुत आसानी से बना सकता हूँ, कलरफुल डायग्राम बना सकता हूँ मैं। ओके, फाइन, पता नहीं आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सॉरी।
फाइन, हाँ ये था एलरोन लेयर। Aileron layer, its ploidy is triploid, and its chemical property, chemical nature, biomolecule के respect पे प्रोटीन। बात करें तो it is proteinaceous। ये 2 क्वेश्चन आता है, ये फेवरेट क्वेश्चन में से है। It is proteinaceous, Proteinaceous, proteinaceous। फाइन, सो एलरोन लेयर ये एंडोस्पर्म का ही पार्ट है, बीच में ये जो मैंने बना रखा है इसको भी एंडोस्पर्म ही प्रोनाउंस करेंगे। हाँ, दिस इज एंडोस्पर्म, है ना। इंटेगमेंट, सॉरी, एलरोन लेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एलरोन एंडोस्पर्म। फाइन, चलिए सीट कोट हो गया। अब हम टाइजेलम बना दे रहे हैं यहाँ पे। We know that a tigelum in case of monocots is 3 in number. Sorry, tigelum consists of 3 layers, है ना, जैसे रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा। डबल जेड लिख सकते हैं, डबल एच लिख सकते हैं, कोई भी एक चलेगा। फाइन, दिस इज प्लीम्यूल, सॉरी ये हो जाएगा आपका कोलियोप्टाइल, सीपी, और ये हो जाएगा प्लीम्यूल। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, दिस रीजन, फाइन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज स्कर्टिलम, है ना। ये रीजन को हम लोग स्कर्टिलम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन, है ना, दिस इज स्कर्टिलम। स्कर्टिलम मीन्स, हिनाक्षा, स्कर्टिलम मीन्स कोटिलिडन ऑफ मोनोकॉट। cartilage। Fine, fine, fine. So this figure is of what? Section of LS, LS है क्या? Longitudinal section है, हाँ। LS of maize seed, मोनोकोट है। डाइकोट का बना लेंगे, चना का डायग्राम होगा, एनसीईआरटी में बनाएंगे आप में से। Now, types of seed with respect to persistent of nucellus and endosperm। ध्यान से सुनेंगे। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना, तो एम्ब्रियो फूड डिराइव करता है, लेता है एंडोस्पर्म से। कभी कभी क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ना, पूरा यूज्ड अप हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये एंडोस्पर्म खत्म ही नहीं होता, थोड़ा बहुत बच जाता है ना। किसी किसी पौधे केस में न्यूसिलस भी बच जाता है, किसी किसी केस में न्यूसिलस नहीं बचता है। फाइन, तो बचना ना बचना, इसी के बेसिस पे हम सीड को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना। जैसे कि एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड, और एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। नाउ आई एम प्रोनाउंसिंग वन टर्म, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या समझ पा रहे हो इससे? एंडोस्पर्म बच जाता है। वेरी गुड, एंडोस्पर्म बच गया हुआ है। एंडोस्पर्मिक सीड इज आल्सो नोन एज एल्बुमिनस सीड, है ना, एल्बुमिनस सीड भी कहेंगे। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एल्बुमिनस का? नॉन एल्बुमिनस सीड, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब कैन एनीबॉडी, कोई बता सकता है? एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है। पूरा कंज्यूम हो चुका है ना, पूरा योगदान दिया है अपना। फाइन, ओके, ये हो गया। नाउ एक दूसरा शब्द यूज कर रहा हूँ, पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूसिलस। कम ऑन, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? आपको मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, फिर भी आप गेस करिए। पेरिस्पर्मिक सीड, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूसिलस। पेरिस्पर्मिक सीड, कम ऑन। न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। ओके, कोई और बताए? एक का आंसर मिल गया हमें कि न्यूसिलस रहता है, बाकी लोग बताइए जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ट्राई आउट, पार्टिसिपेट करें, पढ़ाई ऐसे ही होती है यार, है ना।
आई वॉज इन ग्रेजुएशन, फाइन। तो बहुत मजा आता था, सवाल पूछते थे सर, जवाब देते थे हम लोग, गलत भी होता था, है ना, सही भी होता था। जब सही होता था तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन जवाब देने वालों में से हम ही 2-3 लोग ही थे और हमेशा जवाब देते थे। गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन वो जो खुशी होता था ना सही जवाब वाला, वो पूरे को लिपाई पोताई कर देता था, है ना। एक सही जवाब 4 गलत जवाब को ढक देता था। फाइन। सो बोलेंगे, कोई कोई सोच रहा होगा यार, कोई एक ही बच्चा जवाब देता है, मैं क्यों दूं, है ना। आगे बढ़ो यार, बढ़ो आगे, पीछे ना रहो, है ना। फाइट करो, जूझो, यही लाइफ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फाइन। पेरिस्पर्मिक सीड मतलब सच सीड जिसका न्यूक्लियस अभी परसिस्ट किया हुआ है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, पीट हो गया, है ना। इनके बीज परसिस्ट करते हैं, सॉरी, इनके न्यूक्लियस परसिस्ट करते हैं सीड में। नाउ क्लासिफिकेशन, classification of seed with respect to endosperm, nucellus, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्बुमिनस, है ना। जितने मोनोकोट्स होते हैं सारे के सारे एल्बुमिनस सीड होते हैं। दिस एल्बुमिनस सीड इज आल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड। फाइन। इसके बाद देखते हैं नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस में सारे डाइकोट्स आते हैं एक्सेप्ट, बताएंगे, एल्बुमिन, नॉन एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फाइन। एंडोस्पर्म is left after embryogenesis. Example, all क्या है monocots except orchids, है ना। तो यहीं से एक्सेप्ट जो मैं शब्द लिखा हूं ना, क्वेश्चन वहीं से आता है। एक्सेप्ट वाले से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग को एक्सेप्ट वाला रीजन याद होना होगा। फाइन। आगे बढ़े, आगे बढ़ूं, इसमें कुछ पूछना है। फाइन, है ना। एक्सेप्ट ऑर्चिड, ऑर्चिड के केस में एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फाइन। हाँ, इसका एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप, is used up. एग्जाम्पल, सारे के सारे डाइकोट्स आ जाएंगे। कोई एक्सेप्शन बता सकते हो जी? सारे के सारे डाइकोट्स एक्सेप्ट, अच्छा एक चीज बताइए, होलिका दहन होता है? होलिका दहन होता है ना आप लोग की तरफ? यस Yes. हाँ, तो होलिका दहन के दौरान कुछ लड़के लोग बनाते हैं एक डंडा सा कुछ जलाने के लिए, देखे हो कि नहीं? Yes.
मशाल जल। किस चीज से, हाँ किस चीज से बनता है? हम्म। सर आम की लकड़ी से बनता है। कौन बोला आम की लकड़ी से? ऋण जानते हैं, ऋण जानते हैं जी, ये जानते हैं। ये पौधा देखे हो? ये पौधा देखे हैं? ये वाला पौधा देखे हो? बहुत सारा देखे हैं। हाँ, तो इसी पौधे का ब्रांच के ऊपर पुआरा लगाया जाता है, या फिर मस्टर्ड का जो ब्रांचेस रहता है, पेताड़ी, अ, है ना, उस सबको बांधा जाता है और होलरी बनाया जाता है। ये मैं अपने बिहार भोजपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, उसको होलरी कहा जाता है। इसी को सब लोग घर से बाहर निकालता है, ले जाता है कहीं खेत में, घर के गांव से बाहर, है ना, वहीं पे जलाया जाता है। फाइन, इसके डंठी को जलाया जाता है। तो साइंटिफिक रीजन भी इसका है। ऑयल भी निकलता है। हाँ, इसका ऑयल बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू है। ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल भी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये मर चुका है, इसका यूज बंद हो चुका है ट्रेडिशनल। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं इसके ऊपर, बायोफ्यूल बनाने के लिए, है ना, कैस्टर के ऊपर, जट्रोपा के ऊपर रिसर्च चल रहा है। ओके, फ्यूल बनाने के लिए। फाइन। सो यही एक मोनो डाइकोट पौधा है जिसके सीड में एल्बुमिन प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट कैस्टर सीड, है ना, इट हैज एंडोस्पर्म। एट मेच्योरिटी, है ना, मैच्योर के बाद भी इसके पास एंडोस्पर्म परसिस्ट किया हुआ। नेक्स्ट बता रहा हूँ, पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड, है ना, पेरिस्पर्मिक सीड आर सच सीड whose nucleus are still present in the seed. Persistent, फाइन। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो ब्लैक पेपर, स्पेलिंग सही है ना, और बीट, चुकंदर ना, बीट, इसके केस में न्यूक्लियस परसिस्ट करता है। फाइन। चलिए, ये एपिसोड खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है जी? सीड डोरमेंसी, सीड रेस्टिंग डोरमेंसी, स्टेज ऑफ सीड। वेरी गुड, रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड, दैट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। क्यों है जी सीड डोरमेंसी? सीड या फिर सीड डोरमेंट स्टेज में क्यों जाता है? कम ऑन टेल मी। क्लास 11th का आखिरी चैप्टर बॉटनी का, उसमें बताए थे सीड डोरमेंसी के बारे में, कुछ कुछ डायलॉग्स दिए थे। कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट? सीड डोरमेंसी क्यों होता है? अनफेवरेबल कंडीशन हाँ, जनरेशन, वेरी गुड, दैट्स व्हाई दे हाँ वेरी गुड, गो फॉर सीड अनफेवरेबल डोमेंसी। कंडीशन है ना, अनफेवरेबल कंडीशन है, बीज ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए सीड इंतजार कर रहा है ना, अपने टर्न का, अपने बारी का, फेवरेबल कंडीशन। सो सीड डोरमेंसी इज दैट पीरियड ऑफ सीड वेयर द सीड अनेबल टू जर्मिनेट, है ना।
it is unable to germinate because it is not getting the external and internal factors which is necessary for the germination. Fine. इसी को सीड डोरमेंसी कहेंगे या नटशेल में बोलेंगे, लेमन भाषा में बोलेंगे तो यही बोलेंगे रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सीड. Resting stage of the seed. At this stage, the seed are unable to seeds are unable to grow, germinate, either because of external factor or internal factors. है ना. एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएंगे ज्योत्सना? temperature, moisture, humidity, वेरी गुड. है ना. और इंटरनल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? certain chemicals, acid, हाँ, है ना. सर्टेन फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट रहेगा, एब्सिसिक एसिड एक्टिवेटेड है, जिबुलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हुआ है. फाइन. कार्बोहाइड्रेट एक्टिव स्टेज में नहीं है, मतलब कि मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स में नहीं आ रखा है ना. पॉलीमर के फॉर्म में है. फाइन. ओके. रेस्टिंग स्टेज के केस में सीड अपना पानी को 10 से 15% तक ही रखता है, ज्यादा नहीं रखता है. ज्यादा पानी रखेगा ना तो सड़ने लगेगा. फाइन. बैक्टीरिया अटैक कर देंगे. एट रेस्टिंग एट दिस स्टेज the water content is what? Water content is only 10 से 15%. याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना. डोरमेंसी के स्टेज में पौधे के पास, बीज के पास कितना पानी रहता है ना. चलिए. फाइन. और 2 मिनट है ना. सीड वायबिलिटी. सीड वायबिलिटी मीन्स जांच करना कि बीज जीवित है कि नहीं है ना. मीन्स टू से वेदर का स्पेलिंग सही है, देखेंगे ना. है ना. मीन्स टू से चेक, है ना. जांच करना कि बीज जीवित है कि नहीं है ना. वायबल सीड is called to living seed. फाइन. नॉन वायबल मतलब जीवित ना रहना, है ना. इसको टेस्ट किया जाता है केमिकल से, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं TTC. फाइन. दैट स्टैंड्स फॉर ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड. फाइन. ये सीड को हम लोग ट्रीट करेंगे TTC से, सो ये केमिकल पिंक कलर अपीयर होगा. पिंक कलर ऑफ विजिबल एम्ब्रियो. फाइन. केमिकल से ट्रीट करेंगे यदि हम बीज को, then the beach will appear pink color. Fine. It can be tested by TSTD TTC, that is triphenyl tetrazolium chloride. है ना.
ठीक है, यहीं तक करते हैं। सर आज चैप्टर खत्म कर दीजिए ना। नहीं नहीं, अभी बहुत है, लंबा चौड़ा है। अभी एपोमिक्सिस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। एपोमिक्सिस है, फ्रूट है, ओके, लंबा चौड़ा है, नहीं होगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी फर्दर बाकी एप्लीकेशन है जिसका। आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी के अनुसार तो ये खत्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। कल है, डू वी हैव क्लास टुमारो? डू वी हैव? No, sir. No, sir. वी डोंट हैव। अच्छा ठीक है, हम डे आफ्टर टुमारो होगा आई गेस। डे आफ्टर टुमारो इज डे। फाइन, तो खत्म कर देंगे और जूलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फाइन, इसको खत्म करेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बस एपोमिक्सिस बाकी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइन, और कुछ कुछ डाटा है एनसीईआरटी से, बीज का नाम है जो इम्पोर्टेंट है ना। कितने दिन तक जीवित रह सकता है, वही सब है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है जी। ये कोई मेंशन किया है क्या? समथिंग हैज रिटन हियर, जॉइन द 10th बायोलॉजी डाउट। अच्छा अच्छा, ये 10th का है। Okay guys, if you have any question, please do ask, otherwise I'm signing off. Thank Okay, we'll meet. Bye bye. Thank you. Okay, welcome everyone.